हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करते हैं आपके जो नासागत रोग है उसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है नासा अर्श या नेजल पॉलिप। तो इसका मॉडर्न कोरिलेशन भी साथ में ही बात करते हैं और नासा अर्बुद का भी हम साथ में ही बात करेंगे। तो नासा अर्श बोले या नेजल पॉलिप बोले तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब ध्यान से ये देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, नासा अर्श एआईपीसीटी में जनरली ये कंफ्यूजन हो जाता है। नासा अर्श का टाइप पूछा गया और जल्दी जल्दी में वो शुश्रुत वाले 6 लगा के आ जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, नासा अर्श जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। क्या लक्षण रहेंगे कि नासा में अगर अर्श हुआ तो प्रतिशय होगा, बार बार छींक आएंगी। अब कोई मांस पॉलिप मांस आकर के अंदर बन गया तो श्वसन प्रक्रिया प्रॉपर नहीं चलेगी, तो कठिनाई से सांस ले पाएगा। नासा में से कभी कभी उसमें पाक हो गया, उसमें से ब्लीडिंग हो रही है या पस आ गई तो दुर्गंधता आएगी। तथा अनुनासिक वाक्य जो नाक से बोले जाते हैं, नाक से जैसे बोलते हैं तो नाक से बोलना और सिर में पीड़ा, इस तरीके के जो सिम्टम आते हैं वो आते हैं नासा अर्श के अंदर। चिकित्सा कैसे करेंगे? चाहे वो नासा अर्श हो चाहे नासा अर्बुद हो, दोनों में ही हमें क्षार और अग्निकर्म कराने जनरली करवा देंगे। अर्श और अर्बुद में क्षार अग्निकर्म कराएंगे। ठीक है, तो अग्निकर्म द्वारा दाह करा के क्या करना है फिर हमें? दंती बीज है, तिव्रत यानी कि निशोध, सेंधव लवण, मनसिला, हरताल, पीपल, चित्रक मूल, ये सब लेकर के इनका कल्क लेकर के एक वर्ती बनानी है और उस वर्ती पर घी और शहद चिपक करके उस वर्ती को नाक में डालना है। नश्य दे सकते हैं शिग्रु का, रक्त करवीर पुष्प तेल का नशे दे सकते हैं, गृह धूमादि तेल का नाक में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा डिस्क्रिप्शन इनका संहिताओं में है नहीं नासा और नासा अर्बुद का। अब बात करते हैं इसके मॉडर्न कोरिलेशन की, तो वो है नेजल पॉलिप। ठीक है, नेजल पॉलिप डेफिनेशन क्या है? नेजल पॉलिप नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन व पैरा नेजल साइनस से उत्पन्न होने वाले पॉलीपॉइडल मास है। तो पहली बात, ये ट्यूमर नहीं है, पॉलिप है। ठीक है, ट्यूमर वाला नहीं है ये। और कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? या तो म्यूकस मेम्ब्रेन से या पैरानेजल साइनस से। पॉलीपॉइडल मास है, ये म्यूकोसा की ही ओवर ग्रोथ है और ये ऐसी ग्रोथ होगी कि नाक में फ्री, ये मूवेबल भी हो सकती है और नॉन टेंडर होगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसको टच करने पे पेन होगा। तो मूवेबल होती है, नॉन टेंडर होती है और म्यूकोसा की ही ये ओवर ग्रोथ होती है। 2 टाइप के होते हैं ये पॉलिप, एथमोइडल और एंट्रोकोएनल। ठीक है, पहला आता है इथमोइडल पॉलिप। तो ये जो होता है ये दोनों तरफ की नोज में होगा। फ्रॉम द लेटरल वॉल, जो लेटरल वॉल है उनमें दोनों तरफ की जो नोज है उनमें हो सकता है बायलेटरली होगा। एटियोलॉजी क्या है कि अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस है तो उसको पॉलिप हो सकता है, वो म्यूकोसा की ओवरग्रोथ हो सकती है। अस्थमा के पेशेंट को, या जिन पेशेंट को एस्पिरिन सूट नहीं करती है, एस्पिरिन इंटॉलरेंस है, या एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस के केस में यंग सिंड्रोम है, ठीक है, केरेटाजेनर सिंड्रोम है, इनके अंदर जो होती है ये जो इथमोइडल पॉलिप है ये जनरली देखने को मिलते हैं। या फिर जो हो गया नेजल मेस्टोसाइटोसिस है, क्रोनिक राइनाइटिस की फॉर्म है ये, अगर ये पेशेंट को है तो इस केस में उसको इथमोइडल पॉलिप हो सकते हैं। पैथोजेनेसिस क्या रहेगी कि क्या होता है, लंबे टाइम तक ये एटियोलॉजी चलती रहे, जैसे कि राइनोसाइनोसाइटिस है लंबे टाइम से, तो वहाँ पे क्या होता है, नाक के अंदर, नाक की म्यूकोसा में एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसका कलेक्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नाक का जो मिडल मिएटस है या मिडल जो टर्मिनेट है उसकी जो म्यूकोसा है वहाँ पे फ्लूइड बढ़ गया। फ्लूइड बढ़ने के कारण वो कैसी हो जाती है, उसके अंदर एडिमा हो जाती है, एडिमेटस हो जाती है। ठीक है, ग्रेविटी और बार बार छींक, अगर अब ऐसा होगा, एडिमा होगी तो बार बार स्नीजिंग होगी क्योंकि नर्व इरिटेट होगी। ठीक है, और ग्रेविटी की वजह से फिर वो जो एडिमेटस जो म्यूकोसा है वो पेडिकुलेटेड हो जाती है, यानी कि ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की ओर लटक जाएगी, पॉलिप फॉर्म में बन जाती है। क्लिनिकल फीचर क्या रहेंगे? अब उसकी वजह से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, गंध नहीं हो पाएगी, एनोस्मिया हो सकता है टेस्ट भी नहीं आए। ठीक है, हेडेक रहेगा, बार बार नाक से वाटरी म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज हो सकता है। और ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है फ्रॉग फेस डिफॉर्मिटी। ठीक है, नाक का जो साइज है वो बढ़ जाता है, फ्रॉग फेस डिफॉर्मिटी हो जाती है नेजल पॉलिप के केस में। और हो सकता है अगर ज्यादा बढ़ गया है तो नाक से बाहर मांस भी प्रोट्रूड हो सकता है। साइन क्या मिलेंगे?
एंटीरियर राइनोस्कोपी करवाएंगे तो जो मास है पॉलिप का वो स्मूथ दिखाई देगा, ग्लिस्टर दिखाई देगा और जैसे अंगूर लटके हुए होते हैं वैसा लटका हुआ दिखाई देगा, पेल कलर का होगा, ठीक है। और इनसेंसिटिव होगा, प्रोबिंग नहीं कर पाओगे आप, यहाँ पे इनसेंसिटिव होगा और लेकिन टच करोगे तो ब्लीडिंग नहीं होगी। इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका कंप्लीट हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा, यूरिन करवा सकते हो, नेजल स्मीयर करवा सकते हो, वहाँ पे आपको आईजी बढ़ी हुई मिल सकती है, योसिनोफिल है, ठीक है। और कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करवा सकते हो अगर कोई वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, एक्सरे करवा सकते हो, सीटी स्कैन है, ठीक है, ये करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ग्रोथ को रोकने के लिए और जो है वहाँ पे जो रिएक्शन चल रही है उसके लिए एंटीहिस्टामिन है या डीकंजेस्टेंट्स दे सकते हैं, नेजल स्प्रे स्टेरॉइड का यूज कर सकते हैं। बाकी इसमें सर्जरी ही करानी पड़ेगी। सर्जरी में पॉलीपेक्टोमी, इसमें जो मांस पेंडिकुलेट हो रखा है उसको रिमूव कर देंगे और इंट्रानेजल इथेमेडेक्टोमी करवा सकते हैं, एक्स्ट्रा नेजल करवा सकते हैं और एंडोस्कोपिक जो साइनस सर्जरी है वो भी करवा सकते हैं। अगर इथमोइडल पॉलिप है तो उसको एंडोस्कोपी से देखते हुए उसको भी रिमूव कर सकते हैं। फिर सेकंड टाइप आता है इसका एंट्रोकोएनल पॉलिप। एंट्रोकोएनल पॉलिप ये नेजल पॉलिप या इनको क्लेंस पॉलिप भी कहते हैं, इसका नाम ध्यान रखिएगा, क्लेंस पॉलिप कहते हैं एंट्रोकोएनल को। ये बिनाइन पॉलीपोइडल लीजन है जो कि मैक्सिलरी साइनस एंट्रम से अराइज होते हैं। अब इसका ध्यान ये रखना है कि जो एंट्रोकोएनल है ये हमने पढ़ा था मिडल टर्बिनेट से अराइज होंगे, तो ये कहाँ से अराइज हो रहे हैं, मैक्सिलरी साइनस एंट्रम से अराइज होते हैं ड्यू टू ओपेसिफिकेशन एनलार्जमेंट ऑफ एंट्रम, ठीक है। अगर एंट्रम का ओपेसिफिकेशन होता है, एनलार्जमेंट होता है, तो वहां से जो साइनस बनेगा मैक्सिलरी साइनस एंट्रम से जो पॉइडल जो पॉलिप अराइज होगा उसको एंट्रोकोएनल पॉलिप कहते हैं। ये एंट्रम में प्रेजेंट रहता है तथा असेसरी ओस्टियम द्वारा नेजल कैविटी में पहुंचता है। अब जो एंट्रोकोएनल पॉलिप है एंट्रम में प्रेजेंट है और वहां से कम्युनिकेशन है असेसरी ओस्टियम से होकर के नेजल कैविटी तक पहुंच जाता है और वहां पे ये एक्सपेंड होकर के कोयना से बाहर यानी कि जो नेजोफेरिंग्स है वहां पर जो पोस्ट नेजल जो स्पेस है वहां पे लटका हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कोयना है वो एंड पार्ट है तो वहां से ये लटका हुआ दिखाई देगा। 3 पार्ट होते हैं इसमें, एक तो होता है एंट्रल, तो एंट्रल जो रहेगा उसका थिन स्टॉक रहेगा, कोएनल पार्ट जो होता है राउंड इस तरीके का होगा और नेजल पार्ट जो रहेगा वो इसका फ्लैट रहेगा। उसके बाद इसकी इटियोलॉजी देखें तो इसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी पता नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से, वेजोमोटर इम्बैलेंस की वजह से, ठीक है, या प्रोइड्स जो थ्योरी है जिसमें मैक्सिलरी साइनस का जो डेवलपमेंट अगर वो फॉल्ट रहता है उसके अंदर तो ये जो पॉलिप है वो अराइज हो जाते हैं। क्लिनिकल फीचर में अब उससे दोनों बाइलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, इसमें यूनिलेटरल रहेगा, डिस्चार्ज भी एक ही नाक से रहेगा, हेडेक रहेगा एक ही तरफ, नोज ब्लीडिंग हो सकती है और स्लीप एपनिया, सोते टाइम हो सकता है उसको सांस ना आए, निकलने में दिक्कत रहेगी और राइनोलेलिया क्लोजिया रहेगा, यानी कि ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ पॉलिप इन पोस्टीरियर नेजल स्पेस की वजह से राइनोलेलिया क्लोजा रहेगा, यानी कि सांस लेने में उसको दिक्कत रहेगी। साइन की बात करें तो एंटीरियर राइनोस्कोपी से पॉलिक स्ट्रक्चर का पता कर सकते हैं हम, पोस्टीरियर नेजल एग्जामिनेशन करके द्वारा ये पता कर सकते हैं कि पॉलिप कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्सरे करवाएंगे, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, ट्रीटमेंट में इसको रिमूव भी करना पड़ेगा तो पॉलीपेक्टोमी करा सकते हैं, यानी कि पॉलिप बार बार अगर हो रहा है तो जो क्लाडवेल ल्यूक ऑपरेशन करवा सकते हैं। ये पॉलीपेक्टोमी का एक एडिशन है जिसमें एंट्रल कंपोनेंट को एक्साइज कर दिया जाता है जिससे वो बार बार उनकी ओवरग्रोथ नहीं होगी। एंडोस्कोपिक अप्रोच में क्या कर सकते हैं उसको पूरा ही, इसमें तो हमने केवल एंट्रम वाला पार्ट रिमूव किया और इसमें कंप्लीट उसको रिमूव कर देते हैं। फिर नासा अर्बुद का जो मॉडर्न कोरिलेशन है नेजल ट्यूमर उसकी बात करते हैं। 2 तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है, बिनाइन और मेलिग्नेंट। बिनाइन में इतने सारे नाम है, मेलिग्नेंट में इतने नाम है, आपको इतने ज्यादा याद रखने हैं, पढ़ लीजिएगा। बिनाइन में स्क्वैमस पेपिलोमा हो सकता है, इन्वर्टेड पेपिलोमा है, ठीक है, स्वैनोमा है, कॉन्ड्रोमा है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है, ओस्टियोमा है, हिमेंगियोमा है, ठीक है। मेलिग्नेंट में स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, फाइब्रोसार्कोमा,
ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, लिम्फोमा और ऑल्फैक्टरी नियोब्लास्टोमा। तो इतना नोज से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर है उनका बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है। जो बिनाइन ट्यूमर रहेंगे यानी कि स्क्वेमस, ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है तो पॉलिप का ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ट्यूमर कभी ना तो पूछा गया ना पूछा जाएगा। ठीक है, तो बिनाइन ट्यूमर में पहला पढ़ते हैं स्क्वेमस पेपिलोमा। ये नेजल वेस्टिब्यूल की जो स्किन है तथा एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम से उत्पन्न होने वाला एक मस्सा या वॉर्ट है, वॉर्ट लाइक ग्रोथ है, जिसको हम स्क्वेमस पेपिलोमा कहते हैं। कहाँ से अराइज हो रहा है? वेस्टिब्यूल की स्किन से या एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम से। सिंगल और मल्टीपल हो सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है? एक्सरसाइज ही करना पड़ेगा कॉटराइजेशन करके, या क्रायो सर्जरी करा सकते हो। सेकंड आता है इन्वर्टेड पेपिलोमा। ये नेजल पॉलिप के समान दिखाई देता है और ग्रोथ इसकी जो होती है वो स्लो होती है और वन साइडेड वॉर्ट है ये, तथा इसके कारण नेजल ब्लॉकेज हो सकता है और ये नोज की लेटरल वॉल से अराइज होंगे और हमेशा एक ही तरफ होगा, यूनिलेटरल होगा। ठीक है, और रीअकरेंस इसकी बार बार होती रहती है। सर्जरी वही लोकल राइनोस्टोमी करा सकते हो, ठीक है, और एथेमेडोक्टोमी करवा सकते हैं। फिर आता है स्वानोमा। इट इज अ बिनाइन ट्यूमर ऑफ न्यूरिलेमा ऑफ नर्व का ट्यूमर है स्वानोमा। अनकॉमन है, नहीं देखने को मिलता है, सर्जरी में एक्सरसाइज ही कराना पड़ेगा। फिर आता है हेमेंगियोमा। द कलेक्शन ऑफ ब्लड वेसल दैट यूजुअली कॉज नेजल ब्लीडिंग एंड नेजल ब्लॉकेज, यानी कि जो ब्लड वेसल है अगर उनका जो है बिनाइन ट्यूमर होता है तो हेमेंगियोमा होगा। कैपिलरी हेमेंगियोमा क्या होगा? नेजल सेप्टम का जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट का ट्यूमर जो कि सॉफ्ट होगा, डार्क रेड कलर का होगा, जिसके कारण रिकरेंट एपिटेक्सिस, बार बार नेजल ब्लीडिंग होगी, नोजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उसको कैपिलरी हेमेंगियोमा कहते हैं। ट्रीटमेंट में एक्सीजन ही कराना पड़ेगा। फिर आता है कॉन्ड्रोमा। नेजल सेप्टम से अराइज होगा, फर्म होगा, स्मूथ होगा, लोब्यूलेटेड रहेगा और इसकी भी क्या है? सर्जिकल एक्सीजन ही करना पड़ेगा। फिर आते हैं मैलिग्नेंट, जो कैंसर कार्सिनोजेनिक होंगे। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में ये वेस्टिब्यूल, सेप्टल, लेटरल वॉल, तो नोज के अगर वेस्टिब्यूल है, सेप्टम से या लेटरल वॉल से अराइज हो सकते हैं। सेप्टल से अराइज होते हैं तो इसको नोज पिकर्स कैंसर कहते हैं और लेटरल वॉल वाले जो होते हैं वो मोस्ट कॉमनली साइड, ज्यादातर जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो नोज का होता है वो लेटरल वॉल में देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट में क्या कराएंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियोथेरेपी और सर्जरी दोनों ही साथ साथ इसकी करानी पड़ेगी। फिर उसके बाद आता है एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा की साइट ऑफ ओरिजिन क्या रहता है? जो नोज की जो म्यूकस ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, वहां से ये अराइज होगा और नेजल कैविटी की लेटरल वॉल को भी ये इन्वॉल्व करता है। ठीक है, और इसमें भी क्या रहेगा? इसका भी क्या होगा? सर्जिकल रिमूवल ही कराना पड़ेगा, रिसेक्शन कराना पड़ेगा। उसके बाद ऑल्फैक्टरी नर्व का हो सकता है। तो अपर थर्ड ऑफ नेजल कैविटी में पॉलीपोइड मास प्रेजेंट होता है और वेस्कुलर, क्योंकि इसकी जो रहेगी वेस्कुलरिटी रिच रहती है तो वेस्कुलर नेचर का रहेगा और इसको भी सर्जरी से ही रिमूव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है सार्कोमा। रेयर ट्यूमर है जो कि नेजल कैविटी को अफेक्ट करते हैं। इसमें कॉन्ड्रोसार्कोमा, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, ये दोनों इंक्लूड रहेंगे। और अगर किसी पेशेंट को ये सार्कोमा होता है तो उसको बार बार एपिटेक्सिस यानी कि नेजल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा और पेन बहुत ज़्यादा उसको रहेगा। और इनका सबका ट्रीटमेंट सेम ही रहेगा। जैसे बिनाइन है तो उसको एक्सरसाइज कराइए और अगर कार्सिनोजन है तो उसकी रेडियोथेरेपी करानी पड़ेगी। तो ये कंप्लीट टॉपिक थे ट्यूमर और पॉलिप का, जिसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अर्श या पॉलिप ही एग्जाम में पूछा जाता है 5 मार्क्स में। ट्यूमर एग्जाम में नहीं आता है, एक बार पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।